बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है जी, ये मैंने आपको कल समझाया काफ़ी डिटेल में कि जिस तरह एम्पेयर ने और ऑस्टेड ने उसके बाद एम्पेयर ने ये फाइंड आउट किया कि अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो फिर कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज़ को भी ट्राई किया, इसके इन्वर्स प्रोसेस को, इसके इन्वर्स फिनोमेना को भी ट्राई किया कि जी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम एक कंडक्टर रखते हैं तो क्या उस कंडक्टर में करंट पैदा होता है या नहीं। बहुत सारे ट्राई किए गए और आखिर में फराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को चेंज करना शुरू करें, फ्लक्स को अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को चेंज करना शुरू करें तो अब उस कंडक्टर में करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं यहाँ लिखता हूँ इन बातों को थोड़ा सा। तो अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जी, और आपने इसमें एक कंडक्टर प्लेस किया हुआ है जी, कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, लेकिन ना आप कंडक्टर हिला रहे हैं ना आप मैग्नेटिक फील्ड हिला रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इस कंडक्टर से कोई करंट पास नहीं होगा, कोई करंट पैदा नहीं होगा, नो करंट, नो करंट। लेकिन अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के, इसी मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर में अब आप क्या करें जी, इस फ्लक्स को चेंज करना शुरू करें, फ्लक्स को कंटिन्यूसली चेंज करते रहें जी, कभी फ्लक्स को बढ़ा दें कभी फ्लक्स को कम कर दें, तो अब जो है वो करंट इसमें पैदा हो जाएगा। ना सिर्फ करंट पैदा होगा बल्कि इस करंट की वजह से एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि जी एक कंडक्टर में फ्लक्स की तब्दीली की वजह से करंट का और ईएमएफ का पैदा होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब फ्लक्स कैसे चेंज करें जी, तीन तरीके हैं। या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि जो मैग्नेट है जिसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की हुई है, उसको मूव करें। तीन तरीके जी, या तो आप मैग्नेट को मूव करेंगे, मैग्नेट को या तो अगर आप मैग्नेट को मूव करेंगे तो कभी जो है वो जो कंडक्टर है मैग्नेट उसके करीब आ जाएगा, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। जब कंडक्टर जो है, जैसे कि अगर आपके पास सपोज करें ये एक कंडक्टर है, ठीक है जी, और आपके पास ये एक मैग्नेट है जी, ठीक है जी, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और दूसरा वाला साउथ पोल है। अभी अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे तो इस फ्लक्स पे, इस मैग्नेट की वजह से जो कंडक्टर पे फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, कोई करंट पैदा नहीं होगा। अब आप इसको मूव करें जी, आगे पीछे करते रहें कंडक्टर को, सपोज मैग्नेट को आप सपोज करें करीब ले आते हैं, तो अब चूंकि ये कंडक्टर से करीब हो गया है तो अब यहाँ पर फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो कभी जो है आप कंडक्टर मैग्नेट को पीछे ले जाएं जी, आप पीछे ले जाएं तो अब फ्लक्स जो है वो वीक हो जाएगा। कहानी क्या हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पर अभी हमने रोका हुआ है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, कोई करंट पैदा नहीं होगा। यहाँ आप जो है इन दोनों एग्जाम्पल में आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं जिससे ऊपर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है और नीचे वाली एग्जाम्पल में फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बहरहाल फ्लक्स चेंज हो रहा है जी। तो अब इस कंडक्टर में एक करंट और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो पहला तरीका ये है फ्लक्स चेंज करने का कि आप मैग्नेट को मूव करें, कंडक्टर के करीब लाएं, कंडक्टर से दूर ले जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप मैग्नेट को मूव ना करें, मैग्नेट फिक्स हुआ है, कंडक्टर को मूव करें, कंडक्टर को मूव करें जी। कभी कंडक्टर को मैग्नेट के करीब ले आए, कभी आप कंडक्टर को मैग्नेट से दूर ले जाएं। कंडक्टर को करीब लेकर आएंगे मैग्नेट के, फ्लक्स बढ़ेगा, कंडक्टर को दूर लेकर जाएंगे, फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स चेंज होने लग गया, इंड्यूस हो जाएगा जी करंट। और तीसरा तरीका है कि जी अगर आपके पास इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को चेंज करें, चेंज करें जी करंट। ठीक है जी, करंट अगर आपके पास कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड, इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई होगी, बगैर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मैं इसको यहाँ देता हूँ, जैसे कि आपके पास ये एक कॉइल है और आपने इसमें करंट फ्लो किया हुआ है,
अब जब आप करंट फ्लो करेंगे तो एम्पेयर्स ने हमें बताया हुआ है जी कि ये सोलिनॉइड हो जाता है और इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर आप करंट को चेंज करें तो अब क्या होगा जी, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, कभी स्ट्रांग हो जाएगी, अगर करंट ज़्यादा करेंगे तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, करंट कम करेंगे तो फील्ड वीक हो जाएगी। तब अब फील्ड जो है वो कम भारी हो रही है, इसका मतलब है अब फ्लक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो अब इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है कि अगर आप एक कंडक्टर अराउंड अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लक्स चेंज करें तो फिर उस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दैट्स फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने बात करी फ्राडे लॉ की। फ्राडे ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे फिनोमेना डिस्कवर करने के बाद दो लॉ पेश किए। पहला लॉ तो यही आपको बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किस कंडीशंस पर हो रहा है। तो पहला लॉ क्या है जी कि अगर आप एक कंडक्टर के अराउंड फ्लक्स को चेंज करेंगे तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर में। ये ईएमएफ उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। जहां फ्लक्स आपने कांस्टेंट कर दिया ईएमएफ खत्म हो जाएगा। ये पहला लॉ। और दूसरा लॉ ये है कि ये जो ईएमएफ कंडक्टर में इंड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से और नंबर ऑफ टर्न्स या कॉइल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दो लॉज है। और दूसरे लॉ से आपने जो है वो ईएमएफ का फॉर्मूला बनाया था। ये फॉर्मूला था जी एप्सिलॉन से ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ को एप्सिलॉन सिंबल से डिनोट किया जाता है जी। फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमने ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव किया था कल। एन से मुराद है कि जो आपका कंडक्टर है उसमें कितने क्वाइल्स या कितने टर्न्स मौजूद है। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से मुराद है कि आप फ्लक्स में एक सेकंड के अंदर कितनी तब्दीली पैदा कर रहे हैं। ठीक है जी, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है एक सेकंड के अंदर। ये जो ऊपर है डेल्टा फाई ये है चेंज इन फ्लक्स, नीचे है जी टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि एक सेकंड में फ्लक्स में कितनी तब्दीली आ रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सेकंड लॉ से ही हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब ये माइनस साइन क्यों आ रहा है जी? माइनस साइन आ रहा होता है ड्यू टू लेंस लॉ। माइनस साइन जो आ रहा है, ये नेगेटिव साइन जो इस फॉर्मूले में आ रहा है, ये आ रहा है ड्यू टू लेंस लॉ। अब ये लेंस लॉ क्या है, इस लेंस लॉ पर बात करेंगे आज हम, जिसकी वजह से ये जो फाइनल माइनस साइन आ रहा है ना, इस लेंस लॉ की बात करेंगे। अब लेंस लॉ क्या है जी? एक साइंटिस्ट थे 1835 में, उन्होंने एक लॉ पेश किया था। एक साइंटिस्ट थे लेंस, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, लेंस लॉ। अच्छा जी, अब ये ईएमएफ तो आपको पता चल गया इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है। फिर उसके डायरेक्शन के हवाले से 1835 को एक साइंटिस्ट थे, लेंस नाम था, उन्होंने एक लॉ पेश किया था जो कि आपको बताता है, एक्सप्लेन करता है कि ये जो आपके पास कंडक्टर में करंट इंड्यूस हुआ है, इस करंट की डायरेक्शन क्या होती है। लेंस लॉ, लेंस ने 1835 में एक लॉ पेश किया रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये जो आपके कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से अगर एक करंट इंड्यूस हुआ है तो इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेंस ने एक लॉ पेश किया। उस लॉ को हम कहते हैं लेंस लॉ। ठीक है जी। तो सपोज करें आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है जी, ये कंडक्टर है और इसके अराउंड हमने एक मैग्नेट रखना है। ये कंडक्टर है, इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा, ये मैंने इसके अराउंड एक मैग्नेट रख दिया। ठीक है जी, मैग्नेट का करंट कंडक्टर की तरफ जो फेस है वो है नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ है साउथ पोल। अभी ये मैग्नेट अगर मूव नहीं करेगा तो इस कंडक्टर के अराउंड जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा और कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को मूव करना शुरू करें, मैग्नेट को जो है वो कंडक्टर के करीब लेके जाएं, दूर लेके जाएं, तो अब इस सिचुएशन में आपके इस कंडक्टर, चूंकि फ्लक्स जो है कंडक्टर के अराउंड वो चेंज होना शुरू हो गया, तो अब इस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या है जी? इसकी स्टेटमेंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज
such that to oppose the cause which produce it. ये लेंस लॉ which produce it, that is लेंस लॉ। लेंस ने ये कहा कि कंडक्टर में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो जो करंट पैदा होगा उस करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, इस हिसाब से होगी कि जिस वजह से वो पैदा हो रहा है उसको अपोज किया जाए। जिस वजह से, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मैग्नेट को राइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, टुवर्ड्स द राइट साइड, तो अब करंट जो पैदा होगा वो इस तरह आएगा कि वो, यानी उस करंट या ये जो कंडक्टर में जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे बनेगी, इस तरह की डायरेक्शन आएगी कि वो इस चीज को रोके, मैग्नेट को राइट साइड पर आने से रोके। ये है लेंस लॉ। अगर मैं मैग्नेट को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ, यानी दूर लेके जा रहा हूँ, कंडक्टर से मैग्नेट को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो अब करंट कुछ ऐसा पैदा होगा कि वो कोशिश करेगा ये मैग्नेट दूर ना जाए बल्कि करीब आए, अपोजिट। कंडक्टर को, अगर हम मैग्नेट को कंडक्टर के करीब ला रहे हैं तो अब जो इंड्यूस करंट है वो इसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अगर मैग्नेट जो है वो दूर जा रहा है तो इंड्यूस करंट जो है इस मैग्नेट को करीब लाने की कोशिश करेगा, यानी जिस वजह से ये इंड्यूस करंट पैदा होता है उसी को अपोज करना शुरू कर देता है, उसी को अपोज करना शुरू कर देता है। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देता हूँ जैसे, ठीक है जी। तो पहले लॉ को एक दफा और दिखा दूं मैं आपको, देखें। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, ताकि वो उस वजह को अपोज करे जिसकी वजह से वो पैदा हुई है, जिस वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ है उसी को वो रोकना शुरू कर देगी। ये है जी डायरेक्शन। अब मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करें जी ये मेरे पास मैग्नेट है और ये मेरे पास कॉइल है। अभी मैग्नेट रुका हुआ है, इंड्यूस करंट नहीं होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अब सपोज करें मैं मैग्नेट को इस तरफ लेकर आ रहा हूं, यानी एक लिहाज से मैग्नेट जो है वो कॉइल से अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, करीब आ रहा है ना, इसका मतलब है मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू, यानी कि करीब आ रहा है, इसका मतलब है एक दूसरी एक कॉइल जो है वो मैग्नेट के अट्रैक्ट हो रहा है, यूं अंदाजा लगा लेते हैं, या यूं कह लें राइट साइड की तरफ मिला रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ला रहा हूँ। अब इस कॉइल में चूंकि फ्लक्स चेंज होने लग गया, तो अब इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी जी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसी डायरेक्शन पैदा होगी, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ऐसी डायरेक्शन पैदा होगी इंड्यूस करंट की। क्यों जी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर मैं इस कॉइल के करीब लाता हूँ नॉर्थ पोल मैग्नेट का, नॉर्थ पोल रिमेंबर, करीब ला रहा हूँ, तो करंट में कॉइल में करंट कैसा पैदा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों भाई, जब एंटी क्लॉकवाइज पैदा होता है ना तो फेस जो होता है वो बन जाता है नॉर्थ पोल, ये बात याद रखिएगा। अगर एक कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा हुआ है तो वो मैग्नेट के तौर पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। और अगर क्लॉकवाइज पैदा होगा तो आप समझ लीजिए कि वो मैग्नेट के एतबार से क्या होगा, साउथ पोल। ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। तो अब एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा हुआ, क्यों, ताकि अब ये मैग्नेट, ये जो कॉइल है ये नॉर्थ पोल बन जाए। चले जी, अब ये नॉर्थ पोल हो गया तो नॉर्थ पोल क्या होगा, रिपल होगा। तो अब ये मैग्नेट करीब आ रहा है, करंट इसको रिपल करने की कोशिश करेगा, हो गई अपोजिट, जिस वजह से पैदा हुआ उसी को ही अपोज करने लगेगा। तो अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के करीब लाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट आएगा, ताकि कॉइल जो है वो नॉर्थ पोल हो जाए और वो नॉर्थ पोल मैग्नेट के करीब आते हुए नॉर्थ पोल को रिपल करना शुरू हो जाए, यानी मैग्नेट करीब आने से करंट पैदा हुआ है और करंट मैग्नेट को दूर कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये मेरे पास वही क्वाइल ले लिया मैंने जी, वही सिमिलर क्वाइल ले लिया मैंने, ठीक है जी। और ये मैंने मैग्नेट रख लिया जी अपने पास, वही नॉर्थ पोल फेस कर रहा है जी क्वाइल को, साउथ पोल जो है वो दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन अब सपोज करें जी मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा। अब जो इंड्यूस होगा ना करंट वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में पैदा होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, देखिए जी डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये आएगा जी
यहाँ से यूं आ रहा होगा, फिर यूं क्लॉकवाइज पैदा होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब क्लॉकवाइज करंट आता है ना कॉइल में, अगर सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट पैदा हो तो वो फिर कॉइल किस तरह बिहेव करेगा, एज अ साउथ पोल। तो अब ये कॉइल क्या बन जाएगा, ये एक साउथ पोल बन जाएगा मैग्नेट का, और साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो अब ये करंट जो है ना, इंड्यूस करंट, इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, यानी कि मैग्नेट दूर जा रहा था, करंट उसको करीब लाने लग गया, अपोजिट एक्शन हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैग्नेट दूर करीब आ रहा था, करंट ने क्या करा, उसको दूर करना शुरू कर दिया। यहाँ क्या हुआ, मैग्नेट जो है वो दूर जा रहा था, करंट ने उसको क्या किया, करीब लाना शुरू कर दिया। सिमिलरली अगर मैं सपोज करें जी, ये मेरे पास क्वाइल है, वही क्वाइल ले लिया, और अब मैं साउथ पोल को करीब करता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब मैं साउथ पोल को करीब ला रहा हूं, तो अब इंड्यूस करंट आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ताकि क्लॉकवाइज मतलब हो गया जी ऐसा करंट आ रहा होगा, ताकि क्वाइल जो है वो साउथ पोल बन जाए, और साउथ साउथ जो है ये साउथ पोल बन गया, और साउथ साउथ क्या करेगी, रिपल करेगी। तो देख लें जी, करीब आ रहा था मैग्नेट, इंड्यूस करंट उसको दूर करने लग गया। ये है जी लेंस लॉ, कि जिस वजह से करंट पैदा होता है, जिस वजह से इंड्यूस करंट आएगा, करंट उसको उल्टा अपोज करना शुरू कर देता है, जिससे पैदा हुआ है उसी, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। मैग्नेट के इस वाली एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैग्नेट के करीब आने से करंट पैदा हुआ, और करंट उस मैग्नेट को दूर करने लग गया। इस वाले एग्जाम्पल में मैग्नेट के दूर जाने से करंट पैदा हुआ, मैग्नेट उसको करीब करने लग गया क्वाइल। और इस वाले एग्जाम्पल में साउथ पोल के करीब आने से करंट पैदा हुआ है, और अब करंट जो है वो क्वाइल जो है वो साउथ पोल को दूर ले जा रहा है। ये है लेंस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ये जी असल बात, अपोज करेगी उस कॉज को जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है, मैग्नेट के करीब आने से पैदा हुआ है, ये उसको अपोज करके दूर ले जाना शुरू करेगी। तो अपोजिट इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम फाइल फॉर्मूले में नेगेटिव साइन डालते हैं। अब समझ में आया नेगेटिव साइन क्यों डाला जाता है, तो चूंकि अपोजिट इफेक्ट आ रहा है ना, दैट इज वाई ये जो इंड्यूस ईएमएफ का हमने फॉर्मूला बनाया था, उसमें हमने नेगेटिव साइन लगाया, नेगेटिव एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसलिए नेगेटिव साइन आता है जी, ड्यू टू लेंस लॉ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया, इसमें हमने जो है वो फ्राइडे के दोनों लॉ भी पढ़ लिए, लेंस लॉ भी पढ़ लिया। अब आते हैं जी हम म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक केस है, ये एक स्पेसिफिक केस है। जैसे अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताया, कि जी आपने कंडक्टर के अराउंड जो फ्लक्स है वो चेंज करना है, इंड्यूस हो जाएगा करंट, लेकिन किसी भी तरीके से कर सकते हो जी, आप चाहो तो मैग्नेट को करीब करके, दूर करके, यानी मैग्नेट मूव करके, चाहो तो आप कंडक्टर को मूव करके, चाहो तो आप करंट को चेंज करके। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास कॉज जो है ना वो एक स्पेसिफिक होगी, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है जी, सपोज करें आई हैव टू क्वाइल्स, मेरे पास दो क्वाइल है जी। ये जो रेड वाला क्वाइल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये जो रेड वाला क्वाइल है, ये वाला रेड वाला क्वाइल, इसके साथ मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया हुआ है, ताकि इसमें से एक करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाए। तब इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा जी, ये डायरेक्शन बन रही होगी इसकी, ठीक है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है जी। एक और मेरे पास क्वाइल है जी, बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है इसके, बिल्कुल, ये देखिए जी एक और कॉइल है मेरे पास, बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है जी मैंने इसमें, लेकिन इसमें कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की हुई, गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जी, ताकि अगर कोई भी करंट इसमें पैदा हो तो मुझे जो है वो रीडिंग आना शुरू हो जाए। दो कॉइल है मेरे पास, एक कॉइल से मैंने करंट सप्लाई किया हुआ है, यानी करंट, एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और एक कॉइल में करंट फ्लो नहीं हो रहा। जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होता है उस कॉइल को हम कहते हैं, जिस कॉइल में जो है ना गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल।
और जिस कॉइल में हमने करंट सप्लाई किया हुआ है, करंट गुजर रहा है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, ये है जी एक मेरे पास पर्टिकुलर केस। ठीक है जी, क्या मामला है? आई हैव अ कॉइल, एक कॉइल है मेरे पास जिसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है और उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया जी। डायरेक्शन मैंने शुरू कर दी है जी, करंट फ्लो हो रहा है। बिल्कुल ही बराबर में एक और कॉइल मैंने रखा हुआ है जिसमें से करंट तो नहीं गुजर रहा, लेकिन मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि अगर यहाँ कोई करंट इंड्यूस हो तो मुझे रीडिंग मिल जाए, मुझे पता चल जाए। अच्छा, अब हम जानते हैं, हमने एम्पेयर्स वाली कहानी सारी पढ़ी हुई है कि जब एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। सही है ना? और ये जो हमने कॉइल बनाया हुआ है ये सोलिनॉइड शक्ल की है, तो इसकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में से गुजर रही होगी क्योंकि ये बड़े क्लोज रखे हुए हैं ऐसे। ठीक है जी, तो प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो सेकेंडरी कॉइल को भी क्रॉस करके या सेकेंडरी कॉइल से भी पास आउट हो रही है। ये इतना क्लोज करा हुआ है मैंने, इतना क्लोज रखा हुआ है कि जो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से भी होती हुई गुजर रही है। अभी हमारे पास ये करंट कांस्टेंट है, तो इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट होगी और सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पर इस करंट को चेंज करना शुरू करें जी, कोई भी रियोस्टेट लगा दें जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम भारी कर सकते हैं। रियोस्टेट लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कम भारी होगा तो करंट भी चेंज होगा। अब जब करंट चेंज होगा, हमने बॉयड एंड सेवर्ट लॉ पढ़ा है जी, एम्पियर्स लॉ पढ़ा है, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और जब यहाँ की प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इसका मतलब है फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया, सो अब यहाँ एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में आपको रीडिंग शो हो जाएगी। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कि अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल में करंट पैदा हो जाए, इसको आप कहते हो म्यूचुअल इंडक्शन। कि अगर आप प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और चूंकि वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से गुजर रही है तो सेकेंडरी कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो अब सेकेंडरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल इंड्यूस करंट ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ चले। चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, इंड्यूस, तो इंड्यूस होगा ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जी। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, क्या रीजन है जी? रीजन मैंने आपको बताया क्या, कि आपके प्राइमरी कॉइल की जो फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से गुजर रही है। सो अगर आपने प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज किया तो उसकी फील्ड चेंज होगी, उसकी फील्ड चेंज हुई तो ऑब्वियस बात है सेकेंडरी की भी फील्ड चेंज होगी, और जब सेकेंडरी कॉइल में एक कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो यूं आपके सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो गया। तो इस फिनोमिना को आप कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। यानी कि आप अगर प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट चेंज करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो है वो ज्यादा होगा, और करंट का जो रेट है तब्दील करने का वो अगर कम होगा तो आपका जो है वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस कम होगा। तो ईएमएफ जो है, जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो रही है म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्राइमरी कॉइल में जो आप करंट चेंज कर रहे हैं ना उसका रेट क्या है। पी मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये लिखा हुआ ना आई। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला बनता है जी, अब हमें यहाँ माइनस या अल्फा डाके कांस्टेंट लिखना होगा, तो ये एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस साइन आ रहा है लेंस लॉ की वजह से, और अल्फा की जगह हम कांस्टेंट रखेंगे एम, एम डेल्टा आई पी
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है जी म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये उसका फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, वो सिर्फ प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसके रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट आप चेंज करना शुरू करेंगे जी एक एक सेकंड के अंदर, उतना ज्यादा इंड्यूस होगा जी ईएमएफ। और अगर आप पर सेकंड करंट चेंज करने का आपकी वैल्यू कम है, तो फिर जो है वो इंड्यूस ईएमएफ कम होगा। और अगर हम कांस्टेंट रख के इक्वेशन बनाते हैं, तो ये इक्वेशन हो गई जी एम जो आ रहा है ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो एम है ना, ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। और म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट याद रख लीजिएगा जी, इसका यूनिट होता है हेनरी। ठीक है जी, अगर आप इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, हेनरी। बाकी आईपी से मुराद क्या है जी, करंट इन प्राइमरी कॉइल। टाइम टी से मुराद क्या है जी, टाइम। और ये ई जो है ना, ये ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल। ये तो एक इक्वेशन हो गई जी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के केस की। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं फ्राडे वाले लॉ से कंपेयर कर लेता हूँ। फ्राडे लॉ के मुताबिक जो हमने कल पढ़ा था, ईएमएफ जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी एक क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उस क्वाइल की नंबर ऑफ टर्न्स और उसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ चूंकि दो क्वाइल्स हैं तो हम इस एन के साथ ना एस लगा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेकेंडरी क्वाइल की टर्न्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन, ये फ्राडे लॉ की इक्वेशन है। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ईएमएफ तो खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा जी, माइनस एन एस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लेफ्ट साइड हो गई, इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये राइट साइड हो गई। तो कंपेयर किया जी मैंने दोनों इक्वेशन को, कंपेयर, माइनस माइनस से कट गया और डेल्टा टी से कट गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड एक और इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनी जी, एन एस डेल्टा फाई इक्वल टू एम डेल्टा आई। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी म्यूचुअल इंडक्शन की दूसरी इक्वेशन। एन एस से मुराद है सेकेंडरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न, आई पी से मुराद है चेंज इन प्राइमरी क्वाइल्स करंट, प्राइमरी कॉइल के करंट में कितना चेंज किया है। म्यूचुअल इंडक्शन एम है जी, ये कांस्टेंट होता है, फाई जो है डेल्टा फाई ये है जी चेंज इन फ्लक्स। ये तो इसमें एन एस या पी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ तो फ्लक्स एक ही जैसा चेंज हो रहा है ना। तो ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन म्यूचुअल इंडक्शन की। अब इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है जी, जल्दी जल्दी से वो भी पढ़ा देता हूं मैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन ये भी बीच बीच बिल्कुल तकरीबन जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन की तरह है, बस यहाँ एक ही क्वाइल है, एक ही क्वाइल है। तो सपोज करें जी वी हैव अ क्वाइल, एक क्वाइल है जी मेरे पास, ये आ गया जी एक क्वाइल। ठीक है जी, और इस क्वाइल को मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस से, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये ले जी, पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब मैं इस करंट को रियोस्टेट लगाकर चेंज करना शुरू करूँ। अब क्या होगा जी, जब करंट चेंज होगा तो जाहिर बात है इस कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता है, तो कॉइल में करंट पैदा हो जाता है। अब इसमें एक नया ईएमएफ पैदा हो जाएगा, एक नया करंट और एक नया ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इसको कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन, कि जिस कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज करेंगे ना, उसी कॉइल में एक नया ईएमएफ भी पैदा होता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी तर्ज पर बनेगा जिस तरह अभी हमने फॉर्मूला बनाया, जरा जल्दी जल्दी बना लेते हैं, बाकी बस कांस्टेंट चेंज होगा। तो अब ये जो सेल्फ इंडक्शन के जरिए ये जो ईएमएफ पैदा हुआ है, ये भी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी आप इस क्वाइल में जितना करंट चेंज कर रहे हैं ना, किस रेट के हिसाब से, एक सेकंड में कितना करंट चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से। पर यहाँ हमने आई के साथ पी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ तो एक ही क्वाइल है ना, दो तो नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी एक ही है, तो इसलिए डायरेक्ट एक। अब यहाँ पर हम माइनस और कांस्टेंट लगा दें,
तो माइनस आ गया, लेंस लॉ की वजह से कांस्टेंट आता है एल, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसमें एल जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एल को, ये जो कांस्टेंट है ना एल, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। वही बात है जी, मटेरियल पर वैल्यू डिपेंड करती है और इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी। और अब वही फ्राडे लॉ से अगर आप इसको कंपेयर कर लें तो आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये तो आप कह लें इसको पहली इक्वेशन। और अगर हम फ्राडे लॉ देखें, फ्राडेस का जो लॉ है उसकी बात करें तो फ्राडे लॉ के मुताबिक जो फ्राडे लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ पैदा होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगेन यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉइल के साथ कोई एस या पी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ तो एक ही कॉइल है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें जी, इक्वेशन नंबर 1 को और फ्राडे लॉ को कंपेयर करें तो आपके पास बनेगा माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दोनों साइड से माइनस और डेल्टा टी कट जाएगा और ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की भी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या है, एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय एल डेल्टा आई। ये आपके पास है जी सेल्फ इंडक्शन की दूसरा फॉर्मूला। तो म्यूचुअल और सेल्फ के फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस एक बात तो कांस्टेंट का फर्क है, म्यूचुअल इंडक्शन में कांस्टेंट होता है एम, सेल्फ इंडक्शन में कांस्टेंट होता है एल। और दूसरा ये है कि सेल्फ इंडक्शन के अंदर तो हम एन और आई डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में हम एन के आगे और आई के आगे सब स्क्रिप्ट लगाएंगे, एन के आगे एस और आई के आगे पी, क्योंकि एन जो है वो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है और आई जो है डेल्टा आई वो चेंज ऑफ करंट है प्राइमरी कॉइल का। तो ये हो गया जी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ। ये तो अभी हम कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये उसको तब्दील करके हम इंड्यूस कर रहे हैं ईएमएफ। नेक्स्ट क्लास में हम कंडक्टर को मूव करके एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे और उसमें कंडक्टर को मूव कराएंगे। अब जाहिर बात है कंडक्टर मूव होगा तो यहाँ उस कंडक्टर के लिए फ्लक्स जो है वो हर थोड़ी थोड़ी बार चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ कंडक्टर में जो ईएमएफ पैदा होगा उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मूविंग कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो उसमें जो ईएमएफ पैदा होता है उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इस पर बात करेंगे और फिर इसका बकायदा जो है वो एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।